हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्टोरीज बिल्कुल ही पसंद ना आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कमेंट्स में फ्यूचर वीडियोस के टॉपिक्स पर भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी इंटरनेट पर एक यूज़र ने पोस्ट करी थी। वो यूज़र बाहर गए हैं। आइए अब आगे की स्टोरी को ठीक वैसे जानते हैं जैसे कि उन्होंने लिखी है। आग के साथ हमें कभी नहीं खेलना चाहिए। रोमानिया में एक कहावत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। शुरू में तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई, पर हाँ, वहाँ जाने से पहले ही इतना ज़्यादा सा हो गया था कि वहाँ के लोग थोड़े से रहस्यमय टाइप के हैं। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, पर पेशे से एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ और हाल ही में रोमानिया की एक बड़ी सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की वजह से हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मुझे एक 27 फ्लोर्स की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना था। फ्राइडे के दिन मैं बुकारेस्ट पहुंचा और जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मंडे से स्टार्ट होना था, इसीलिए वीकेंड मेरा अपना था। मैं चाहता था कि मैं शहर में घूमूं और थोड़े बहुत मज़े करूं, लेकिन मैं उस जगह पर किसी को जानता नहीं था और यही सबसे ज़्यादा परेशानी की बात थी। मेरा कलीग केविन वो शनिवार को आने वाला था और हमारी टीम के बाकी के मेंबर्स संडे को आने वाले थे। शाम के 6 बजे थे और मैं अपने होटल के कमरे में था, तभी मेरा फ़ोन बजा। कॉल केविन की थी। उसने मुझसे पूछा मैं ठीक से पहुंच गया हूं और बाकी उसने रोमानिया के बारे में पूछा। मैंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं पता चला, क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ और शायद मेरे साथ कोई घूमने वाला भी नहीं है। इस पर केविन ने जवाब दिया, क्यों ना तुम कुछ लोकल लोगों के साथ वहाँ पे थोड़ा घूम लो। मैंने कहा आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कैसे? मैं यहाँ पे किसी को जानता ही नहीं हूँ। इसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे एक एप्लीकेशन का सजेशन दिया जिससे आप लोकेशन की मदद से अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। उसने मुझे बताया कि अगर मैं इस पर एक पोस्ट डाल दूँ कि मैं इस जगह पे नया हूँ और मुझे घूमना है, तो शायद मुझे कुछ दोस्त मिल जाएं। मैंने कहा ठीक है, अच्छा आइडिया है, मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद मैंने केविन की कॉल काट दी। मैंने फ़ोन रखा और अपना लैपटॉप निकाल दिया। उसके बाद उसी एप्लीकेशन को जिसके बारे में उसने मुझे बताया था, मैंने उसे इंस्टॉल करा और मैंने उस पर एक पोस्ट लिख दी। उस पोस्ट में मैंने लिखा, मैं यहाँ पे नया हूँ, अगर कोई मेरे साथ बियर पीने के लिए बाहर चल सकता है तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे अभी रोमानियन नहीं आती है, सिर्फ इंग्लिश ही आती है। इस पोस्ट पे कुछ कमेंट्स आए। कई लोगों ने मेरा वेलकम किया और कई लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा, पर उन पे एक कमेंट ऐसा आया जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसमें लिखा था, हम पास ही में रहते हैं, अगर आपको हमारे साथ घूमने चलना है तो आप हमें डीएम करके बता सकते हो। मैंने उसकी आईडी पे डीएम करा और उससे जानकारी ली। उसने मुझे इस जगह का एड्रेस भेजा और जब मैंने उस जगह को गूगल पे सर्च करा तो वो एक ठीक ठाक सा बार लग रहा था। मुझे उस जगह पे रात के 9 बजे जाना था और उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। 7:30 बज गए थे ऑलरेडी, इसीलिए मैं जल्दी से शावर लेने चला गया। उसके बाद तैयार हुआ और अपनी उबर को बुला लिया। 9 बजने में 10 मिनट पहले ही मैं लोकेशन पे पहुंच गया था और उस जगह पर मुझे 5 लड़के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए, जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल रही होगी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसके दिए हुए नंबर पे कॉल किया। उसी टाइम पे मुझे सामने खड़े उन लड़कों में से एक लड़का दिखा जिसने अपना फ़ोन निकाला और अपने कान पे लगा लिया। मैंने कहा, हाँ, मैंने शायद तुम्हें देख लिया है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मुझे लगा हो सकता है एक कोइंसिडेंस हो कि उस सामने वाले बंदे ने भी कॉल उठाई है। उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, ये हम ही हैं। मैं हमेशा से एक एक्सट्रोवर्ट ही रहा था, बट कुछ फॉरेनर्स के बीच में मुझे थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था। मैंने एक एक करके उन सभी से अपना इंट्रोडक्शन किया और उन सभी से उनके बारे में पूछा। जिस लड़के से मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, उसका नाम एंड्रयू था। उसने बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है मिहाई, डैन, एंजेलो और बोगान। हम लोग अंदर गए और टेबल पर बैठकर कुछ बियर्स पीनी चालू कर दी। वहाँ के बाकी के लोग मेरे बारे में जानने के लिए थोड़े क्यूरियस हो रहे थे, बट ये काफ़ी ज़्यादा अजीब वे में भी नहीं था।
बात करके मुझे पता चला कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे और अलग अलग कॉलेज थे। वो लोग उसी एप्लीकेशन के थ्रू मिले थे और अब सभी के सभी अच्छे दोस्त भी थे। एंजेलो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। मिहाई म्यूजिक के पीछे पागल था। उसने 2 रैप सॉन्ग्स ऑलरेडी निकाल दिए थे। बोगान एक काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड गेमर था, जिसकी वजह से बेचारा फेल भी हो गया था और इस बात को सुनकर मेरी हंसी छूट गई। डैन एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता था और ये उसके शरीर को देख के लग भी रहा था। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, मैं क्या करता हूँ और रोमानिया किस खुशी में आया, और उसके बाद मैंने उन्हें अपनी क्रेजीनेस के बारे में बताया, अपने हॉरर पैशन के बारे में। उसके बाद उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें भूतिया चीज़ें पसंद है तो हमारे यहाँ पर एक भूतिया लेक है, बुकारेस्ट से थोड़ा आगे, उसे चुड़ैलों का तालाब कहते हैं, एंजेलो ने कहा। थोड़ा रुकने के बाद उसने फिर कंटिन्यू किया, ऐसा कहा जाता है कि रात के समय चुड़ैलें वहाँ पर काला जादू करती हैं और अगर आप उस समय उस जगह पर जाओगे तो कुछ न कुछ बुरा होगा। यहाँ तक कि उस तालाब से जानवर भी पानी नहीं पीते हैं। मैंने कहा, ओ सच में? ऐसी कहानियों के बारे में सुन के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मैं कभी ऐसी जगह पर जा नहीं पाया। इतने में ही बोगान ने बोला, जाना चाहोगे उस जगह पर? एंड्रू थोड़ा सा हंसा और अपनी बियर को टेबल पे रखते हुए बोला, बुकारेस्ट से 15 किलोमीटर है, जंगल के बीचों बीच। हम लोग यहाँ बचपन से रह रहे हैं, बट हमने वहाँ पे कभी जाने का नहीं सोचा। तुम्हें क्या लगता है, बियर पीने के बाद वहाँ चलना चाहिए? सबसे पहला ख्याल मेरे मन में जो आया वो था नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों पे कैसे भरोसा कर सकता था जिनसे मैं बस 2 घंटे पहले ही मिला था। लेकिन हाँ, थोड़ी सी बातचीत करने के बाद मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि वो लोग खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने पता नहीं कैसे कह दिया, चलो करते हैं। तो हम लोगों को उबर बुलानी चाहिए या किसी और चीज़ से वहाँ जाएंगे? चलो चलते हैं, पहले बाहर चलो, बोगान ने कहा। बाहर जाने के बाद बोगान ने अपने फ़ोन से 2 कैब्स बुक करी। उस जगह कोई एग्जैक्ट एड्रेस नहीं था, इसीलिए उसे एड्रेस मैनुअली डालना पड़ा। अंधेरा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उस चीज़ के लिए जो कि अब मैं करने वाला था। अब तक की मेरी पूरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग गई थी, बस काम काम और काम। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसा कुछ करने वाला था। दोनों ही गाड़ियाँ आ गई और मैं और एंड्रयू साथ में एंजेलो, हम तीनों एक साथ एक गाड़ी में बैठे। वहीं बोगान, मिहाई और डैन दूसरी कार में बैठ गए। ड्राइवर जब उस लोकेशन को देखा तो थोड़ा सा हैरानी भरी नज़रों से हमारी ओर देखने लगा, लेकिन हमने उसे इस बात का यकीन दिला दिया कि हम बस कुछ पिए हुए लड़के हैं जो कि उस जगह पर जाकर मज़े करना चाहते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद हमें उन्होंने जंगल के बाहर उतार दिया, क्योंकि उसके अंदर हमें पैदल ही जाना था, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता सिर्फ पैदल लोगों के लिए ही था। जब हम उस जगह पर उतरे तो ये देखकर मेरी फट गई कि आगे कोई भी रोशनी नहीं थी, सिर्फ गाड़ी के हेडलाइट्स थी जिससे रोशनी आ रही थी। हम सभी इकट्ठा हुए और अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और मिहाई ने फिर कहना शुरू करा, हम लोगों को आगे वाली साइड से जंगल के अंदर जाना होगा और उसके बाद 2 मिनट तक सीधा चलना होगा। कम से कम गूगल मैप्स तो यही कहता है। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा लग रहा था और शांति काफ़ी ज़्यादा थी, ऐसी शांति जो कि कुछ अपने अंदर ही छुपाए बैठी थी। मिहाई सबसे आगे जा रहा था और हम सब उसके पीछे। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद हम लोग जंगल के अंदर घुस गए और उसके बाद हम उस तालाब की ओर जाने लगे। जंगल काफ़ी घना हो रहा था। लगभग 1 से 1.5 मिनट चलने के बाद ही हमें काफ़ी तेज हवा महसूस हुई। अभी हम इस हवा का आनंद ले ही रहे थे कि एकदम से मिहाई चिल्लाया, हे भगवान, यहाँ देखो क्या मरा पड़ा है। जैसे ही उसने कहा, एक बहुत ही सड़ी हुई सी बदबू मेरी नाक में आई। तेज हवा सीधा हमारी ओर ही बह रही थी और इसी वजह से वो स्मेल भी सीधा हमें ही आ रही थी। अपनी सांस रोककर मैं उस चीज़ के पास गया तो मैंने देखा वो एक मरा पड़ा हिरन था। पर अजीब बात जो थी वो ये, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे किसी जानवर ने मारा है या फिर किसी शिकारी ने, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर कहीं पर भी कोई जख्म का निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके अंदर से बदबू इतनी ज़्यादा सड़ी हुई आ रही थी कि पूछिए ही मत। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि भले ही इसमें से बदबू बहुत बेकार आ रही हो, पर अभी तक उसकी बॉडी सड़ना स्टार्ट नहीं हुई थी। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और उसकी आंखों को देखने लगा। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी, जिनमें से खून मानो जम सा गया था।
मैंने अपना हाथ उसकी गर्दन पे लगा दिया और जो मैंने महसूस करा उसे देखकर मैं शॉक रह गया, क्योंकि उसकी बॉडी अब भी गर्म थी। इसका मतलब था कि उसकी मौत हाल ही में हुई थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसकी मौत हाल ही में हुई है तो उसमें से इतनी भयानक बदबू कैसे आ रही है। मैंने सोचा लगता है यहाँ पे कोई और चीज़ भी मरी हुई है जिसमें से बदबू आ रही है। मैंने बस हल्की सी अपनी सांस छोड़ी एक और बार सांस लेने के लिए, और जैसे ही मैंने सांस ली ये वाली बदबू पहले वाली से लगभग 10 गुना ज़्यादा खतरनाक थी, और मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता। वो शायद पूरी ज़िंदगी में मैंने अब तक जितनी भी स्मेल ली हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भयानक थी। पहले तो मुझे एकदम से नौजिया की फीलिंग आने लगी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। मैं बस उस जगह से उठ के जाना चाहता था, लेकिन मानो मेरी टांगें एकदम से कमज़ोर सी हो गई हूँ। मेरी आंखों के आगे थोड़ा सा अंधेरा सा छाने लगा था, लेकिन उससे पहले ही एंड्रू मेरे पास आया और उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और कहा, अब क्या कर रहा है यार इस जगह पे? पता नहीं कब तू हमसे अलग हो गया, और तू इस जगह पर बैठा कैसे हुआ? बदबू नहीं आ रही क्या? मैंने एकदम से उससे कहा, इसके बारे में कुछ तो गलत है। भले ही इसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है, लेकिन इसकी बॉडी सड़ना शुरू नहीं हुई है, ये बस मरा है अभी। मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रखा और ये अब भी गर्म है। हो ही नहीं सकता यार, कैसी पागल वाली बात कर रहा है? तुझे लगता है बियर चढ़ गई है? उसकी बॉडी गर्म रहने का चांस ही नहीं है। देख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि 3 या 4 दिन पहले मरा होगा, एंड्रयू ने कहा। इससे पहले मैं उसके ऊपर एक और नज़र मारता, वो मुझे खींच के उस जगह से लेके चला गया। मैं वापस से ग्रुप के साथ आ गया और आगे बढ़ना जारी रखा। अब उस जगह पर तापमान काफ़ी कम लग रहा था, नॉर्मल बाहर के तापमान से भी काफ़ी ज़्यादा कम। उसके बाद पेड़ वाले इलाके से निकलकर हम एक ऐसे एरिया में आए जहाँ पर पेड़ बिल्कुल भी नहीं थे। थोड़ा मैदान टाइप का था और बिल्कुल सामने था एक बड़ा सा तालाब। तालाब के पानी का रंग लगभग हरा हो चुका था, जो कि बता रहा था कि वो पानी कितना ज़्यादा गंदा था। आसपास में घास वगैरह भी नहीं थी, एकदम सूखा बंजर सब कुछ। वो पूरी जगह ही एक अजीब सी वाइब दे रही थी, एक भयानक सी वाइब। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को ऑफ करा और कैमरा खोल के एक पिक्चर ली। पहली बार मैं ऐसी किसी जगह पर आया था। इसके तुरंत बाद एंजेलो ने कहा, मतलब कोई चुड़ैल नहीं है इस जगह पर। मिहाई, एक फ़ोटो लेना मेरी लेक के सामने। एंजेलो लेक की तरफ बढ़ते हुए बोला और उसके बाद जाके आगे खड़ा हो गया। अबे तू कैमरा में घुस जाएगा क्या? थोड़ा पीछे और लेक की साइड जा, मिहाई ने उसे देखते हुए बोला। एंजेलो ने 2-3 कदम अपने पीछे की ओर बढ़ाए, लेकिन उसका पैर एकदम से थोड़े कीचड़ में पड़ गया और उसका पैर फिसला और वो सीधा पानी के अंदर जा गिरा। मिट्टी कम लगी थी क्या पैर पे? गीले भी करवा दिए। एंजेलो का मूड अब खराब हो गया था। लेक से निकलते टाइम वो अपने पैरों को तेज तेज झाड़ रहा था ताकि वो पानी गिरा सके। बाकी जिस तरह का पानी है, ऐसा लगता है कि तुम में से बदबू भी आने वाली है। मैं तो तुम्हारे साथ ऊपर में नहीं बैठने वाला, मैंने थोड़ा हंसते हुए से कहा। अब उसने फोटो खिंचवाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसका मूड बेकार हो चुका था। तभी डैन एकदम से बोल पड़ा, चलो कुछ गाते हैं, अगर आसपास कोई जानवर भी होगा तो भाग जाएगा। मैंने सोचा अच्छा आइडिया है, क्योंकि आसपास अगर कोई भेड़िया या फिर कोई चोर होता तो शायद वो हमसे दूर भाग जाता। मैंने कहा ठीक है, चलो 2-3 मिनट तक ऐसे ही करते हैं, उसके बाद मेन रोड पर जाकर कैब बुला लेंगे। बट गाइस, मुझे कोई रोमानियन गाना नहीं आता, तो एक काम करते हैं, तुम लोग गाना गाओ और मैं बताऊंगा कौन सबसे अच्छा गा रहा है। सभी लोग एक गाने को लेकर मान गए और उसके बाद एक साथ गाना शुरू कर दिया, और उनकी आवाज़ सच कहूँ तो बिल्कुल भयानक थी। आप सोच ही सकते हो कुछ शराबी मिलकर किस तरह का गाना गा रहे होंगे। मेरे लिए सब कुछ काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था। मैं उन सब की आवाज़ ध्यान से सुन रहा था कि एकदम से मेरे कान में एक बेहद ही प्यारी सी आवाज़ आई। आवाज़ बिल्कुल साफ, एकदम सुंदर सी आवाज़। लेकिन जिस चीज़ ने मेरे को अंदर तक हिला दिया वो ये कि ये आवाज़ एक लड़की की थी। कुछ ही सेकंड्स के बाद मेरे नए दोस्तों ने भी इस आवाज़ को सुन लिया और एक एक करके उन लोगों ने गाना गाना बंद कर दिया और उस आवाज़ को सुनने लगे। अब धीरे धीरे वो जो गाने की आवाज़ आ रही थी उसकी स्पीड तेज़ होने लगी और ऐसा लगने लगा कि वो प्यारी सी आवाज़ एकदम से सुर बदल रही हो और एकदम भारी और भयानक सी हो रही हो। सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि ये आवाज़ हमारे चारों ओर से आ रही थी, इसलिए हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। एकदम से हमने देखा कि हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी थी, यहाँ तक कि पेड़ भी तेज़ तेज़ हिल रहे थे
और वो जो आवाज़ थी वो और तेज हुए जा रही थी। पहले वो जो आवाज़ अभी गाना गा रही थी, अब वो किसी दूसरी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी और मैं सच में बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसी पल पता नहीं एंजेलो को क्या हुआ, वो एकदम से अपने घुटनों पे बैठा और अपने सिर को अपने छाती के पास रखते हुए, कान पे हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाने लगा, Nex Adam immortis, libis ponit nex, envious is not, anum adverto, operan contio, xenopreter manus. जैसे ही उसने ये सारी लाइंस बोली, एक बहुत ही सड़ी हुई सी स्मेल हमें आने लगी, बिल्कुल वैसी जैसी आते टाइम उस हिरन में से आ रही थी। अब वो जो आवाज़ थी उसने भी वही चीज़ बोलनी शुरू कर दी जो कि एंजेलो बोला था, और ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था। मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस जगह से अभी भाग जाना होगा। मैं एकदम से जंगल से बाहर की ओर भागने लगा, रोड की तरफ। मैं अपने सामने देख भी नहीं रहा था, बस भागे जा रहा था। एक टाइम मन में ये भी था कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं। बाकी के लोग भी मेरे पीछे ही आ रहे थे, क्योंकि मेरे को अपने पीछे से उनके दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ अब भी हर तरफ से सुनाई दे रही थी और हम सब काफ़ी तेज़ी से भागे जा रहे थे। अब मुझे सामने से रोड दिखनी शुरू हो गई थी, लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पे ही होगी, कि तभी एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं एकदम से रुका। और भगवान की कृपा ही थी, क्योंकि जैसे ही मैं रुका एकदम से मेरे सामने एक बड़ा सा पेड़ नीचे गिर गया। वो पेड़ इतना बड़ा था कि हम में से सारे लोगों को एक साथ मार सकता था। मैंने पीछे देखा तो पीछे मिहाई और डैन और बोगान तीनों आ रहे थे। मैंने उनसे जोर से चिल्ला के बोला, इस तरफ से आओ, बस बाहर निकल ही गए। वो गाने की आवाज़ इस पूरे सीन में आए जा रही थी। कुछ ही सेकंड्स और बीते होंगे और हम लोग जंगल को छोड़ अब मेन रोड पर आ गए थे। जैसे ही हम रोड पे आए वो आवाज़ आना बंद हो गई और वो तेज़ से जो हवा चल रही थी वो भी बंद हो गई। मैं रोड पर ही बैठ गया और तेज़ सांस लेने लगा। हम सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मिहाई ने अपना फ़ोन निकाला और कैब को बुला लिया। हम अगले 20 मिनट तक चुपचाप उसी जगह पर बैठे रहे। 20 मिनट बाद जब कैब आई, उस वक्त भी हम में से किसी से भी कुछ नहीं बोला गया और कैब में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ कह ही नहीं पाया। मैं बस जानता ही नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। जब मैं वापस से शहर में आया, मैं सीधा पुलिस स्टेशन में गया और उन्हें सारी बात बता दी और ये भी बताया कि एंजेलो वहीं पर रह गया है। हालांकि उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं करा, लेकिन एंजेलो को ढूंढने के लिए वो लोग उस जगह पर ज़रूर चले गए। लेकिन जो चीज़ उनके हाथ आई वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी। उस रात तो हमें घर भेज दिया गया, लेकिन अगले दिन पुलिस से हमें पता चला एंजेलो की लाश उस तालाब के पास में ही पड़ी हुई मिली। उसकी मौत का कारण था हार्ट अटैक। इस घटना ने हम सभी को अंदर तक हिला दिया था। हालांकि मैंने इस घटना के बाद कभी भी बाकियों से कांटेक्ट कभी नहीं कर पाया। इस इंसिडेंट के बाद भी मैं लगभग 6 महीनों तक बुकारेस्ट में ही रहा था अपने प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इस घटना को मैं अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। ना तब निकाल पाया था, ना शायद आगे कभी भी निकाल पाऊंगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको इस बात पर यकीन करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर, जो कि हमें भेजी है अमित ने। आगे की स्टोरी को बिल्कुल वैसे ही जानते हैं जैसे कि अमित ने हमें बताई है। मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है और आज से 3 साल पहले की है। मुझे उस दिन के बारे में अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मुझे अपना एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाना था। मैंने उसके लिए अच्छे से तैयारी भी कर रखी थी। सुबह सुबह मैं उठा और नाश्ते में पनीर पराठा खाया, जो कि मेरा फेवरेट था। उस दिन मुझे 1 घंटे सफ़र करके लगभग नोएडा जाना था। मैं कभी पहले नोएडा नहीं गया था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था उस तरफ के मेट्रो रूट्स का। ना ही मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि मुझे अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी या फिर नहीं। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, दिल्ली में जो मेट्रो चलती है उसके रूट कलरफुल लाइंस में बटे हुए हैं, जैसे कि रेड लाइन, ब्लू लाइन एसेट्रा। मुझे लाजपत नगर से बोटैनिकल गार्डन जाना था, जिसके लिए मुझे कालका जी मंदिर स्टेशन से पर्पल से पिंक लाइन पे जाना था। पहले तो मैंने सोचा
क्यों ना मैं कैब कर लूँ, लेकिन फिर मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता क्योंकि मुझे दिल्ली से नोएडा में आना था और उस टाइम पर मेरा बजट भी थोड़ा टाइट ही था। मैं उस टाइम पे अकेले सफ़र करने से इसलिए भी डर रहा था क्योंकि मैं कभी भी पहले जब आता था तो अपने दोस्तों के साथ ही आता था और जब भी कभी लाइंस चेंज करनी होती थी तो मैं बस उनको फॉलो करता था। मेट्रो स्टेशन पहुंचने तक मैं अपने फ़ोन में बार बार रूट चेक करता रहा कि मुझे कौन सी लाइन की मेट्रो बदलनी है। मैं वहाँ पहुंचकर मेट्रो का वेट कर ही रहा था कि थोड़ी ही देर में मेट्रो वहाँ पर आ गई, लेकिन कुछ चीज़ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। वहाँ पर मेट्रो के अंदर कोई भी नहीं था। सुबह के उस समय पे खाली मेट्रो मिलना काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात थी। मैंने थोड़ा सा सोचा, लेकिन उसके बाद मैं मेट्रो के अंदर चला गया। मैं अंदर गया लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई नहीं दिख पा रहा था। उसके बाद मैंने मेट्रो के गेट के ऊपर लगी डिस्प्ले की ओर देखा, जिससे मुझे पता चला कि कालका जी मंदिर 4 स्टेशंस के बाद है। मैं सीट पर बैठा और वहाँ पर क्योंकि एसी चल रहा था तो वहाँ का तापमान एकदम ठंडा सा था। एक और अजीब सी चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये कि जब से मैं मेट्रो के अंदर चढ़ा था उसके बाद से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। यूजुअली अगर आपने कहीं मेट्रो में ट्रैवल करा है तो आपको पता ही होगा कि हर मिनट के बाद वो कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते रहते हैं, जैसे कि गेट किस साइड खुलेगा, अगला स्टेशन कौन सा होगा, वगैरह वगैरह। अब कोई सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी और मैं भी थोड़ा थका सा हुआ था। मुझे एकदम से नींद सी आने लगी। मैं मेट्रो की विंडो से बाहर की ओर देखने लगा और देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद एकदम से ही मेरी आंख खुली और मुझे एकदम से याद आया कि मैं तो मेट्रो के अंदर हूँ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब भी मेट्रो के अंदर कोई भी नहीं था, यानी कि आगे के स्टेशन पे भी शायद कोई नहीं चढ़ पाया था। मैंने नोटिस करा कि मेट्रो एक स्टेशन पे रुकी हुई थी और बाहर थोड़ा नज़र मारी तो देखा कि वो कालका जी मंदिर स्टेशन था। दरवाजे लगभग बंद होने ही वाले थे कि मैंने अपना बैग उठाया और भागकर गेट से बाहर निकल गया। उतरने से पहले मैंने इस बात को नोटिस करा ही नहीं कि पूरे स्टेशन पे कोई भी नहीं दिख पा रहा था। मैं एकदम से सोचने लगा कि मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। क्या मैं स्टेशन के किसी ऐसे हिस्से में आ गया हूँ जहाँ पर कोई नहीं होता। मैंने वापस से मेट्रो की तरफ देखा तो उसके दरवाजे बंद हो गए थे और अब वो जा रही थी, लेकिन तभी मेरी नज़र गई उसके कलर पर। ये देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि उसका कलर था ब्लैक और इस पूरे टाइम पर मेरी नज़र उस मेट्रो के ऊपर पड़ी ही नहीं। मैंने पता नहीं कैसे उस चीज़ को नोटिस ही नहीं करा। जिस लाइन पे मुझे आना था वो पर्पल होनी चाहिए थी, लेकिन वो ब्लैक दिख रही थी। मैंने सोचा कि अब मुझे पिंक लाइन के स्टेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने पिंक लाइन वाले फ्लोर को देखा और उसी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उस जगह पे भी मुझे कोई नहीं दिखा, एक सिंगल आदमी भी नहीं। मुझे अब बहुत ज़्यादा अजीब और थोड़ा डर भी लगने लगा, इसीलिए मैं एग्जिट की ओर देखने लगा। ये सोचिए कि बाहर रिक्शा वाला, कैब वाले, कोई तो दिखेगा, लेकिन उस जगह पर एकदम ठंडक सी महसूस हो रही थी। भले ही पूरे स्टेशन पे एसी लगा होता, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडक मैंने कभी भी महसूस नहीं करा था। एग्जिट की तरफ जाते हुए भी मैंने देखा उस जगह पे मैं जैसे ही पहुंचा मुझे वहाँ पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा, हर तरफ सिर्फ अंधेरा। बाहर आप जैसे ही देखोगे बस आपको डर के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि इस पूरे स्टेशन से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बाहर था तो सिर्फ अंधेरा और थोड़ी मिट्टी जो कि हर तरफ दिखाई पड़ रही थी। तभी मुझे एक मेट्रो के आने की आवाज़ सी सुनाई दी और मुझे उस जगह से निकलने का इकलौता रास्ता सिर्फ उस मेट्रो से ही दिखा। वो मेट्रो पर्पल लाइन की दिख रही थी और मैंने सोचा शायद से मैं वापस उसी जगह पर जा सकूं जहां मुझे पहुंचना है। मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया और मेट्रो का वेट करने लगा, लेकिन उसी पल में न जाने मेरी बॉडी को क्या हो गया, मैं उसी वक्त ज़मीन पर गिर गया। क्या आपने कभी भी स्लीप पैरालिसिस को महसूस करा है? बिल्कुल वही मेरे साथ हुआ। एकदम से मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मैं ज़मीन पर अपने पेट के बल लेटा हुआ था। ट्रेन मेरे सामने आके लग चुकी थी, दरवाजे बस खुलने ही वाले थे, लेकिन कोई चीज़ थी जिसने मुझे उस जगह पे रोके रखा था। मैं भले ही उस चीज़ को देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे वो चीज़ मेरी ओर बढ़ रही थी। मेट्रो के दरवाजे एकदम से खुल गए।
मैं जानता था कि मुझे किसी भी हाल में इसके अंदर जाना होगा। मुझे उसी पल पे बहुत सारा डर भी लग रहा था। मैं जानता था मेरे पीछे कुछ तो है। मैं उसे देखना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उसी वक्त पर मैं उसे देखना चाहता था। आखिर वो क्या था, इंसान या फिर कुछ और? मैंने उठने की हद से ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाया। एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आया, अगर मैं किसी भी तरह से घूम सकूं तो मैं शायद उसके अंदर जा सकता हूं। मैं जैसे तैसे करके पता नहीं कैसे 3 बार घूमा और मैं मेट्रो के अंदर घुस गया। और तब मैंने दरवाजे की ओर देखा जब वो बंद हो रहे थे। वो चीज़ मेरे सामने थी। पता नहीं वो कौन सा क्रिएचर था जो कि मेरे सामने था, और मैं ठीक उसके सामने बंद होते मेट्रो के दरवाजे के पीछे लेटा था। वो चीज़ मुझे घूर रही थी और मैं उसे। उसकी आंखों में एक ही पल पे मुझे दर्द, गुस्सा, नफरत, खुशी, सारी चीज़ें एक साथ दिख रही थी। मैं उसके ऊपर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पाया। तभी दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन आगे की ओर बढ़ने लगी। 1 या 2 मिनट मुझे लगे होंगे अपनी बॉडी को वापस से काम में लाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। मैं वापस से उसी स्टेशन की तरफ देखने लगा, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। मुझे अच्छे से याद है, लगभग 20 मिनट तक वो ट्रेन ठीक अंधेरे में ही आगे बढ़ती रही। ना मुझे आगे का कुछ दिखता, ना पीछे का, ना दाएं ना बाएं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। 20 मिनट के बाद मुझे जो चीज़ याद है वो ये कि वो ट्रेन वापस से लाजपत नगर स्टेशन पे आ गई थी, ठीक वहीं जहाँ से मैंने उस मेट्रो को पकड़ा था। मैं सीधा वहाँ से बाहर निकला और अपने घर पहुँच गया। अब मुझे सब कुछ काफ़ी नॉर्मल सा लग रहा था। मैं जैसे ही घर पहुँचा, मेरी मम्मी ने मुझसे मेरे इंटरव्यू के बारे में पूछा। मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। मैंने उनसे झूठ कह दिया कि ठीक गया और वो जवाब देंगे, और उसके बाद उनसे पूछा कि कुछ खाने को बचा है क्या, मुझे भूख लग रही है। मेरी मम्मी ने मुझे एक प्लेट में पोहा भर के दिया। मैं उसे देखने के साथ ही थोड़ा हैरान सा हो गया। मैंने उनसे पूछा, अभी तो आपने दोपहर का खाना बनाया नहीं होगा ना, ये ब्रेकफास्ट में भी यही था क्या? मैं पता नहीं कैसे कंफ्यूज सा हो रहा था। मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, और ये नोटिफिकेशन था उसी कंपनी से जहां मुझे इंटरव्यू देने जाना था। हाय, आपने हमारे इंटरव्यू का स्टेज 1 क्लियर कर लिया है। हम आपसे जल्द ही स्टेज 2 के लिए कांटेक्ट करेंगे। रिगार्ड्स। ये पढ़ते के साथ ही मेरे माथे से पसीने छूट गए और मैं एक सदमे में चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़ दोस्तों। इसी के साथ मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।